मैं डॉक्टर सुनील कुमार टीएस कॉलेज हिसुआ में डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। आज मैं ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत राज्य के समाजवादी सिद्धांत के बारे में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि समाजवाद क्या है। समाजवाद प्रत्येक व्यक्ति को उसकी आवश्यकता और योग्यता के अनुसार जो मिलता है उसे समाजवाद कहते हैं, यानी फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी एंड नीड्स। यानी दो चीज़ पर फोकस किया गया, एबिलिटी योग्यता, नीड्स आवश्यकता। मान लीजिए कि जो व्यक्ति जैसे कि स्टूडेंट की जो आवश्यकता है उसको पूर्ति की जाएगी, फार्मर की जो आवश्यकता है उनकी पूर्ति की जाएगी, डॉक्टर की जो आवश्यकता है उनकी पूर्ति की जाएगी। मान लीजिए कि फार्मर के लिए खाद, बीज और ट्रैक्टर की आवश्यकता होती है, उसी तरह स्टूडेंट के लिए पेन, बुक के और कॉपी की आवश्यकता होती है। उस पर डॉक्टर के लिए मतलब उसके जो मेडिसिन और जो उनके जो नीड्स है उनकी जो आवश्यकता है उनकी पूर्ति की जाएगी। यानी जिस व्यक्ति की जो आवश्यकता और योग्यता है उनको ध्यान में रखकर उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति की जाएगी। तो मतलब उसके पर एक्चुअल में समाजवाद का ओरिजिन कैसे हुआ है? 18वीं सदी के उत्तरार्ध 19वीं सदी के प्रारंभ में उदारवाद का विकास हो चुका था। लेकिन उदारवाद के विकास होने से उस समय सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और औद्योगिक व्यवस्था पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ रहा था। इसी के ध्यान में रखते हुए समाजवाद का उदय हुआ। CEM जोट के अनुसार समाजवाद एक ऐसे टोप के समान है जिसकी आकृति भंग हो चुकी है, जिसे हर कोई अपनाना चाहता है। समाजवाद शब्द की उत्पत्ति सोशियस शब्द से हुई है और इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका के अनुसार समाजवाद वह नीति या सिद्धांत है जिसका उद्देश्य लोकतांत्रिक सत्ता के आधार पर उत्पादन और वितरण के साधनों का पर स्वामित्व नियंत्रण स्थापित करना, जिससे कि मतलब एक श्रेष्ठ व्यवस्था कायम हो सके। इस प्रकार भारत में जयप्रकाश नारायण का कहना था समाजवाद एक वर्गहीन यानी क्लासलेस सोसाइटी की बात करता है, जिसमें संपत्ति पर राज्य का या मतलब सभी व्यक्ति का अधिकार, यानी क्लासलेस सोसाइटी। जयप्रकाश नारायण ने क्लासलेस सोसाइटी की बात की और राज्य की संपत्ति पर राज्य क्या या मतलब सभी व्यक्ति का अधिकार होगा। तो समाजवाद के संबंध में निम्नलिखित विशेषताएं कही जा सकती जो निम्न प्रकार से। पहला, समाजवाद में पहला विशेषता है व्यक्तिवादी कृतियों का निवारण। तो समाजवाद के अंतर्गत जो व्यक्तिवाद के अंतर्गत जो खामियां आ गई थी उनका निराकरण किया गया, जिसके अंतर्गत मतलब कि सेल्फ इंटरेस्ट पर, व्यक्तिवाद के अंदर सेल्फ इंटरेस्ट पर ज़्यादा जोर दिया जाता है और सोशल वेलफेयर पर कम दिया जाता है। सबसे पहले व्यक्ति सेल्फ इंटरेस्ट के आधार पर व्यक्तिवाद के अंतर्गत कायम कर उसमें सेल्फ प्रॉपर्टी पर जोर दिया जाता है, सोशल वेलफेयर को कम ध्यान दिया जाता है। दूसरा, आंगिक समाजवादी व्यवस्था न्याय पर आधारित है। समाजवादी व्यवस्था न्याय पर आधारित है। इसके अंतर्गत सभी व्यक्तियों को उसकी आवश्यकता, एबिलिटी और नीड्स के अनुसार आवश्यकताओं की पूर्ति की जाएगी। आंगिक एकता के सिद्धांत पर आधारित, जिस तरह मतलब शरीर में विभिन्न अंगों का महत्व होता है उसी प्रकार राज्य और समाज का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। उसी तरह राज्य और समाज का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। शरीर के किसी एक अंग में प्रॉब्लम होती है तो उसका इम्पैक्ट पूरा शरीर पर पड़ता है। इस प्रकार मतलब राज्य और समाज एक दूसरे के पूरक है, ना कि एक दूसरे के विरोधी। और संघर्ष के स्थान पर सहयोग की स्थापना। तो व्यक्तिवाद मतलब संघर्ष पर आधारित है, इसमें कि एक दूसरे पर कंपटीशन की भावना होती है। लेकिन समाजवाद में है कि जो कि सहयोग पर आधारित है, इसमें प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकताओं को ध्यान दिया जाता है। मान लीजिए जो समाज के कमजोर वर्ग है, वीकर सेक्शन है, बुजुर्ग हैं, विकलांग है, विधवा हैं, उन सभी को ध्यान में रखकर नियमों का संचालन किया जा सकता है और प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति पर ध्यान दिया जाता है। संघर्ष के स्थान पर सहयोग की स्थापना, ठीक, ओके। और उसके बाद पांचवा, समाजवादी व्यवस्था लोकतंत्र के अनुरूप है। समाजवादी व्यवस्था जो है कि लोकतंत्र के अनुकूल है। जैसे कि लोकतंत्र में भी मतलब सभी व्यक्ति के हितों को ध्यान में रखा है, लेकिन
लोकतंत्र की स्थापना तब तक संभव नहीं है जब तक कि समानता की स्थापना नहीं हो पाएगी। यानी लोकतंत्र जब तक समानता का अधिकार नहीं पाया तब तक लोकतंत्र एक ढकोसला के समान है। इस तरह से समाजवादी व्यवस्था जो है लोकतंत्र के अनुरूप है। इसमें सभी व्यक्तियों के हितों पर ध्यान रखा जाता है या यह अधिक स्वाभाविक है। तो समाजवादी व्यवस्था अधिक स्वाभाविक है क्योंकि इसमें सभी व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, चाहे वो वीकर सेक्शन हो, कमजोर वर्ग से हो या मतलब रिच वर्ग के हो, अमीर वर्ग, सभी व्यक्तियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाता है। समाजवाद की आलोचनाएं की जाती है जो निम्न प्रकार से: उत्पादन क्षमता में कमी। समाजवाद की स्थापना से उत्पादन क्षमता जो प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है क्योंकि उसके अंतर्गत जो होता है लोग आलसी हो जाते हैं। उत्पादन पे जो बेनिफिट होता है उस पर किसी व्यक्ति का नियंत्रण न होकर राज्य का स्वामित्व होता है। इस कारण से लोग अपना डेवलपमेंट और ज़्यादा वर्क करने से बचने का प्रयास करते हैं। नौकरशाही का विकास। यदि समाजवाद के अंतर्गत जो राज्य के द्वारा कार्यों का संचालन किया जाता है उस पर राज्य के द्वारा किया जाता है। जो भी योजनाएं बनती हैं वो राज्य के द्वारा संचालित की जाती है। इसी कारण से जो ब्यूरोक्रेट हैं उनका आधिपत्य ज़्यादा हो जाता है और उनके दिशा निर्देश पर कार्यों का संचालन किया जाता है और जिससे कि लाल फीताशाही और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। राज्य की कुशलता में कमी। जैसे कि राज्य के पास कार्य की अधिकता होने से उनकी कार्य कुशलता में कमी आ जाती है कि राज्य के पास सभी व्यक्तियों की आवश्यकता पूर्ति करने की जिम्मेवारी होती है। इस कारण से कोई भी राज्य मतलब बहुत सारी जो आवश्यकताएं मतलब उसके पास वर्क हो जाएंगे तो वो आवश्यकताओं की पूर्ति करने में असमर्थ हो जाएगा। मनुष्य का नैतिक पतन। जैसे कि मतलब व्यक्तिवाद के अंतर्गत स्किल डेवलपमेंट, इंटेलिजेंस और स्पिरिट, इन तीनों चीज़ों का डेवलपमेंट होता है। लेकिन समाजवाद के अंतर्गत लोग पूरी तरह से राज्य पर निर्भर हो जाते हैं। इस कारण से उसमें स्किल, इंटेलिजेंस का और इसमें अभाव हो जाता है। मतलब उनकी बुद्धि, विवेक और साहस की कमी हो जाती है क्योंकि उनके निर्णय लेने की क्षमता कम हो जाती है। वो पूरी तरह से राज्य के दिशा निर्देश के अंतर्गत कार्य करते हैं। व्यक्तिवादी स्वतंत्रता का अंत, जिससे कि मतलब किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता वो कम हो जाती है क्योंकि उस पर राज्य का स्वामित्व और नियंत्रण होता है। जैसे राइट टू लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी। लाइफ का अधिकार तो लेकिन प्रॉपर्टी राज्य के नियंत्रण में हो जाती है तो इस पर राज्य का ज़्यादा स्वामित्व हो जाता है। खर्चीली व्यवस्था। जैसे कि समाजवाद एक खर्चीली व्यवस्था है क्योंकि इसके अनुसार सभी व्यक्तियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाता है, वो चाहे वो आर्थिक रूप से कमजोर या मजबूत वर्ग है। इससे मतलब जैसे कि जो उच्च वर्ग है जो अपनी मेहनत से पैसा अर्न करते हैं उनका पैसा मतलब लेकर टैक्स के रूप में लेकर के जो कमजोर वर्ग है, वीकर सेक्शन है, उनके ऊपर खर्च की जाती है। इस कारण से समाजवाद एक खर्चीली व्यवस्था है। समाजवाद एक प्रकार का व्यवस्थित लूट है। इस समाजवाद के संबंध में कहा जाता है कि एक प्रकार का लूट है क्योंकि इसके द्वारा जो समाज के रिच वर्ग है उनसे पैसा लेकर के और समाज के जो निम्न तबके के लोग हैं उनके ऊपर खर्च की जाती है। इस कारण से एक प्रकार का सिस्टम संविधान एक प्रकार का व्यवस्थित लूट है। निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि समाजवाद एक अच्छी व्यवस्था है क्योंकि इसमें सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखकर नियम और कानून बनाए जाते हैं और जिसमें सभी तरह जितने भी अमीर या गरीब सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखा जाता है और ये समाजवाद एक बेहतर व्यवस्था है। तो अंत में मैं अब अपने समाजवाद के संबंधी विचार को अब समाप्त करने जा रहा हूँ। आज मैंने समाजवाद के अंतर्गत समाजवाद के मार्क्सवादी सिद्धांत के बारे में उसकी कमजोरियों और विशेषताओं को बताया। नमस्ते।